जब ये घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई, उससे पहले रेप किया गया, तरह तरह की बातें इसमें सामने आई और इसको लेकर तभी से बवाल और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। ये तय माना जा रहा था कि ये मामला आने वाले दिनों में गरमाएगा और हुआ भी यही। अब इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से हड़ताल की अपील की थी। दिल्ली के RML अस्पताल और सफदरजंग में डॉक्टर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KGMU अस्पताल में भी डॉक्टर बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल गए हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। सूबे में पिछले 3 दिन से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ये भी बंद कर दी। यानी आप अस्पतालों की हालत समझ सकते हैं। इस तरह से जब भी हड़ताल होती है तो अस्पतालों की हालत खराब हो जाती है। कोलकाता की इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेप और मर्डर केस का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। दरिंदगी की इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के हत्या की घटना को लेकर देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता से लेकर एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। आज के लिए सारे हॉस्पिटल में पेन डाउन है, पैन इंडिया पेन डाउन है और जो रिजिग्नेशन दिए हैं सर वो हम लोगों के एक्चुअली प्रेशर में दिए हैं। अभी के लिए तो सर रेजिग्नेशन दे दिए, पर हम लोग अभी जो हम लोगों का जो आंदोलन है वो अभी चलता रहेगा और हम लोग अभी चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में उनको ना दिया जाए। वो जो अभी तक हम लोग के ऊपर सॉलिडारिटी दिया है, इसके लिए हम लोग ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी सिविल सोसाइटी को हम थैंक्स बोलते हैं। ये मूवमेंट का प्रेशर में ही ये जो ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी वो खुद इधर पर आ गया और कोई भी इधर में मूवमेंट उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था, उसको हटाया गया। ये एक विक्ट्री ऑफ द मूवमेंट, इसके लिए हम लोग कांग्रेचुलेट करते हैं सब स्टूडेंट्स को। इस बीच पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंचे और परिजनों से मिले। यहाँ उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाए तो जांच CBI को सौंप देंगे। দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না। इस बीच RG मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने पहले ही पुलिस के साथ सहयोग किया है। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड। इस मामले में कई राजनीतिक दल भी मुखरता से सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने इसे राज्य सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि मामले को तुरंत CBI को सौंप देना चाहिए। यंग डॉक्टर के साथ जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, किस तरह से उसके साथ रेप होता है, उसके पूरे शरीर में चोटें आई हैं और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ की सरकार इतनी निर्लज है और ये पूरा विपक्ष आप देखिए, इनके देखिए कितने निर्लज हैं ये लोग कि उस पर एक भी उनका ना तो बयान आया है, ना उनकी तरफ से माफी आई है, ना जांच की मांग आई है, ना उन्होंने उस सरकार को के बारे में और उसका जो इनएक्शन रहा है। बता दें कि 9 अगस्त को RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक PGT डॉक्टर कथित रूप से बलात्कार के बाद मृत पाई गई थी। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बलात्कार और हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। एक ब्लूटूथ ईयरबड के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। घटना बहुत संवेदनशील है। शुरुआती दौर में जब घटना हुई थी उसके बाद ही जब मैंने इस पर बातचीत की थी तो ये समझ में आ गया था कि ये मामला आगे बहुत गरमाने वाला है। दूसरी अहम बात ये होती है कि डॉक्टरों की नाराज़गी भी जायज़ है। उस समय पर भी पैनल पर कई ऐसे डॉक्टर्स जुड़े थे जो ट्रेनी लेवल पर काम कर रहे थे या उन्होंने वो स्थितियां देखी हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही थी, टॉयलेट्स तक के मुद्दे उठाए गए थे कि कितनी दिक्कतें आती, किस तरह की वर्किंग कंडीशंस है, जैसे कई मुद्दे उठे थे। लेकिन अब जब डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ पूरी तरह से चरमरा जाती है। कई पहलू हैं इस पूरी घटना के, इस हड़ताल के, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सीनियर 2 डॉक्टर्स मेरे साथ इसमें सहयोग करेंगे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रही हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, पूर्व अध्यक्ष रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स, भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर भट्टी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरएमएल से जुड़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया कि आरएमएल के बाहर भी किस तरह से डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, तो डॉक्टर भट्टी और स्वाति जी से बातचीत की जाए उससे पहले राकेश के पास जाना चाहूँगा। राकेश, मुझे बताएं कि अभी क्या स्थितियाँ यहाँ पर हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खास तौर पर क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये हड़ताल और इसमें जो मांग है वो तो कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं हालात एकदम गड़बड़ा जाते हैं, वो भी आरएमएल जैसा अस्पताल जिस पर बड़ी डिपेंडेंसी होती है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो ओपीडी है, ओटी है, वो प्रवीण चालू है। सवेरे से ही जैसे ये पता लगा कि जो आरडीए है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहा है। क्योंकि यहाँ के जो एमएस हैं उन्होंने साफ तौर पे एक सर्कुलर जारी किया, उसमें ये कहा कि जितने भी विभाग के एचओडीज हैं वो अपना एक्शन प्लान बताएं कि आखिरकार ओपीडी और ओटी कैसे चलेगी। तो अभी डॉक्टर्स जो है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है, जो नृशंस, क्रूएल एक तरीके से कहा जाए, अब इससे बड़ी घटना हो ही नहीं सकती है कि एक डॉक्टर जो पढ़ लिख करके आता है, बावजूद उसके रेप होता है, हत्या हो जाती है। हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे प्रवीण और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी डिमांड क्या है। हत्या हुई, रेप हुआ, हत्या हुई, आप लोगों की डिमांड क्या है? देखो, ये जो घटना है आप सोच भी नहीं सकते हो ये बाप के क्या बीतती होगी। जिसकी बेटियां हैं वो सबको रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। अगर कोई बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाता है, डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखता है, 10 साल बाद जब बेटी डॉक्टरी करती है, जब ऑन ड्यूटी पे होती है, और तब जा करके वहां पे उस पे ऐसी जघन्य घटना होती है, मर्डर होता है, ये बहुत ही कलंकित चीज है समाज के लिए और ये अथॉरिटी का फेल्योर है। जी बिल्कुल, देखिए जघन्य अपराध है और इन लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो। महिला डॉक्टर्स भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, आप लोगों की डिमांड क्या है? आप लोगों को नहीं लगता कि जैसे आप लोग स्ट्राइक पे हैं तो जो पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, उनको दिक्कत होगी? नहीं, पेशेंट्स को दिक्कत होगी, इसके लिए हमने अपने इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल बंद नहीं की है। हमें पेशेंट्स की पूरी चिंता है, बट अगर हम इस देश में सेफ फील नहीं करते हैं, अपने वर्क प्लेस में सेफ फील नहीं करते हैं, तो हम ड्यूटी नहीं कर सकते। जिस डॉक्टर की हत्या हुई है वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, रात को 2 बजे अपने ड्यूटी रूम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने गई थी। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम एज महिला डॉक्टर्स हम क्यों नाइट ड्यूटी करें? हम रात में हम सेफ फील नहीं करते तो हम अपने पेशेंट्स को कैसे बचा सकेंगे? आपका क्या कहना है? जो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर की हत्या हुई, डॉक्टर ही नहीं एक महिला थी वो, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक मतलब। राकेश, एक सवाल आप बार बार इन सभी से कर रहे हैं कि इनकी डिमांड्स क्या हैं, जरा स्पेसिफिक कुछ डिमांड बताएं। सीबीआई जांच की एक बात कही गई है, और कोई जो स्पेसिफिक डिमांड्स हो वो भी ये लोग बताएं। हमारी जान तो बख्शी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड क्या है स्पेसिफिक आप लोग चाहते क्या? हमारी 3 स्पेसिफिक डिमांड्स है। एक तो पहला ये कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है पूरे मामले की लीपापोती करने में लगी हुई है। दूसरी डिमांड ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो तुरंत से लागू किया जाए। और तीसरी ये कि आरजी कर के जो इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है उनको परमानेंटली हटाया जाए, उनको और कहीं बहाल ना किया जाए।
ये महत्वपूर्ण था राकेश। इससे क्या है कि एक चीज समझ में आती है कि डॉक्टर्स एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं, उनकी नाराजगी क्या है। अब डॉक्टर भट्टी ने, डॉक्टर स्वाति ने इसको सुना है। डॉक्टर स्वाति, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अभी आपने डॉक्टर्स की डिमांड को सुना, इस पर आप क्या कहेंगी? एक प्रोटेक्शन एक्ट की वो बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी मांग कब से उठती रही है? और एक घटना हुई है जिसके बाद में हालांकि महिला डॉक्टर्स या महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा तो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन ये कितना संवेदनशील मुद्दा पहले भी रहा है, घटना के पहले भी, कि महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा और चाक चौबंद होनी चाहिए। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए जिस तरह से ये हैवानियत का पूरा एक मामला सामने आया है, पूरा देश स्तब्ध है और मुझे नहीं लगता किसी के पास भी आज शब्द हैं कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उससे साफ तौर से दिखता है कि किस तरह से ये जो जघन्य अपराध है ये पूरा किया गया। और एज अ डॉक्टर भी देखिए, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब आप रात में ड्यूटी पर होते हैं तब एक बहुत बड़ा आपके सामने एक मसला रहता है, क्योंकि देखिए लाइटिंग अच्छी नहीं होती है रात में अस्पतालों में। अगर आप बात करें, कई बार हम देखते थे कि स्ट्रे डॉग्स वगैरह घूम रहे होते हैं, कौन अंदर आ रहा है जा रहा है इसका कोई रात को देखने वाला नहीं होता है, सुरक्षा कर्मी कम होते हैं। और एज अ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, मैं ये बोलूंगी कि हमने भी कई बार इन चीजों को फेस किया है, जब हमें एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने में डर लगता था या रात को अपने वार्ड से इमरजेंसी रूम तक जाने में डर लगता था। तो ये मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में भारत में कोई भी ऐसी महिला डॉक्टर होगी जो ये बात बोलेगी कि उन लोगों ने भी ये चीज को एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं उस डर को एक्सपीरियंस किया है। ये एक अच्छी बात है कि लोग बच जाते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन देखिए आज वहीं से ये मामला उठ करके सामने आ रहा है कि एक डॉक्टर जो है रात को जो अपनी ड्यूटी कर रही है, जो अपने काम पर है, वहां उसके साथ इस तरह से हो रहा है। तो अगर आप वहां सेफ नहीं है तो आप कैसे अपने आप को, कोई भी और जना जो होगा वो कैसे अपने आप को सेफ महसूस करेगा? ये बात बिल्कुल सही है और इसीलिए इन चीजों पर काम होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर निर्भया का केस भी देखें प्रवीण जी, तो 7 साल लगे थे उसको सजा को पूरी तरह से मिलने में। उस पूरे केस के जो कुकर्मी थे उन सबको अपनी सजा मिलने में 7 साल लगे। और अगर इस तरह के केसेस में अगर इतना वक्त न्यायिक जो पूरी प्रक्रिया है उसमें लगता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह की हम, जो हमारे न्यायालय हैं वो भी किस तरह का मैसेज समाज में दे रहे हैं कि अगर इस तरह का अपराध होता है तो कितनी ज्यादा मशक्कत उसके बाद उनके माता पिता के लिए है, उसके बाद पूरे सिस्टम के लिए है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तो उनकी सजाएं क्यों नहीं एक्सपीडाइटेड होती, क्यों नहीं उनको इस तरह की सजाएं दी जाती कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी में। और जहां तक बात डॉक्टर्स सिक्योरिटी एक्ट की है, इसके बारे में जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब जो एक डॉक्टर है वो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके रात को ड्यूटी कर रहा है, मरीज को ठीक करने की चेष्टा में पूरी तरह से लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में जो अटेंडेंट्स होते हैं वो भी कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अपने इमोशनल उनसे लड़ रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में वो सारा गुस्सा डॉक्टर के ऊपर निकालते हैं। वहीं अगर आप देखें तो जो एक रात का जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, वो उतना अच्छा नहीं है जैसा दिन का होता है। तो ये जो रात का सिस्टम है इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स ही रात को ड्यूटी पर होते हैं। देखिए सीनियर डॉक्टर्स ज्यादातर रात को ड्यूटी पर नहीं होते, ये छोटे छोटे बच्चे, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स, यही लोग ज्यादातर रात का सारा काम संभालते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सब लोग असुरक्षित हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इवन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं उनको भी इस चीज को संज्ञान में लेकर पूरे भारत में जो हमारे आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर स्वाति उठाए हैं यहाँ पर, और 6 मांगे हैं जिन 6 मांगों को हम लगातार स्क्रीन पर भी चला रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और इसमें जब मैं इन 6 मांगों को देखता हूं तो कुछ तो यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुद्दों को उठाया है, कई बातों को उठाया है जो हाल के इस मामले से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मांगे व्यापक हैं। ये मुद्दा सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है, ये घटना तो एक तरीके से एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। बड़ी दुखद घटना है, बहुत संवेदनशील मामला है, बच्ची है, एक लड़की के साथ ये होता है, वो चाहे फिर डॉक्टर है या सामान्य कोई लड़की के साथ होता है तो पूरा समाज हिल जाता है। डॉक्टर के साथ हुआ है तो डॉक्टर्स के सामने ये जो मुद्दे अब रखे जा रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से, इससे ये तो स्पष्ट है कि ये मांगे बहुत समय से चल रही है। क्योंकि डॉक्टर भट्टी अध्यक्ष रह चुके हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स के, तो जरा उनसे समझते हैं कि ये मांगे कितनी पुरानी है, इनमें नया क्या कुछ है। डॉक्टर भट्टी, ऐसा लगता है कि ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। निश्चित तौर पर कोलकाता की जो घटना हुई उसके बाद में ये मामला और ज़्यादा तेज़ी से सामने आया है या इसको लेकर अब प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।
मांगे बहुत पुरानी हैं, स्थिति क्या बनी रहती है? इस तरह की दुखद घटनाओं का बेशक आधार मिले, लेकिन इसके बावजूद ये मांगे और ये चिंताएं तो बहुत पुरानी होंगी आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो घटना हुई, जो बहुत दुखद है, दिल दहलाने वाली घटना है, लेकिन इस तरह की घटना ना हो इसके लिए हमने बहुत सालों से सरकार से मांगे कर रहे हैं और हमेशा समय समय पे हम आवाज उठाते रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और दूसरा, जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स हैं, वो इतने ज्यादा एक्सटेंडेड हैं, इतने ज्यादा पेनफुल हैं कि उस वर्किंग आवर में फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना बड़ा डिफिकल्ट है। अब आप देखिए इस चीज में वो जो हमारी फीमेल डॉक्टर थी, वो रात को 2 बजे तो अपना डिनर करती है, फिर 2 बजे डिनर करने के बाद फिर वो अपना उसके पास क्योंकि कोई ड्यूटी रूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक आइसोलेटेड प्लेस में, एक सेमिनार रूम में जाके 2 मिनट रेस्ट करने के लिए जाती है। लेकिन वो आइसोलेटेड प्लेस इतना आइसोलेटेड है, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, और वो वहां चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उनके साथ इतना बड़ा अपराध होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है। और ये चीज हम लोग जो है पिछले कई सालों से रेज कर रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ बेड बढ़ाते जा रहे हो। अब एक डॉक्टर जिसको पहले 10 पेशेंट देखने होते थे, अब उसको वही 40 पेशेंट देखने होते हैं। तो इसीलिए उनको 2 बज जाते हैं रात तक, 2 बजे तक अपना डिनर नहीं कर पाते। फिर उसके बाद उस डॉक्टर के लिए आप एक ड्यूटी रूम तक नहीं रखते हो। ऐसा भी कई बार होता है कि हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है। यही डॉक्टर रात को 2 बजे अगर अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके अगर अपना रूम, जो किसी बाहर, वो मोस्टली पीजी में डॉक्टर्स रहते हैं क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल होते नहीं, अब यही डॉक्टर अगर रात में अपने पीजी तक जाती तो वहां भी उसके साथ ये हादसा हो सकता था। और ऐसा हम लोग कितने समय से रेस कर रहे हैं। और ये सिर्फ बंगाल की परेशानी नहीं है, ये दिल्ली की परेशानी भी है, ये पूरे देश की परेशानी है। और इस चीज को हम लोग बार बार रेस कर रहे हैं कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ बेड बढ़ा के आप ये मत दिखाओ जी हमने ये हॉस्पिटल के 500 बेड थे हमने 1000 कर दिए, 1000 थे 2000 कर दिए। आप उसके साथ साथ वहां जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए ड्यूटी रूम्स भी बनाओ, उनके लिए उस हिसाब से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कीजिए, उनके नंबर्स भी इंक्रीज कीजिए ताकि उनकी ड्यूटीज जो हैं वो लिमिटेड रहें, वो अपना भी कुछ जीवन अपना भी कुछ जी सके, ना कि सिर्फ इस तरह से पेनफुल कंडीशन में रहे। आपने डॉक्टर भट्टी जो बातें कही, मुझे लगता है कि थोड़ा ग्राउंड पर भी समझ लेते हैं उसको राकेश, क्योंकि राकेश के साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स ही हैं, तो इनसे ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि सुरक्षा और जो दूसरे मानक आप बता रहे हैं उनके आधार पर इनकी स्थिति क्या है। राकेश, आपने सुना, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद है उनमें से कुछ कॉमेंट्स आए कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। जो घटना है उसको लेकर मांगे तो समझ में आ गई, ये अपने लिए क्या मांगे रखते हैं? जी बिल्कुल, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे ये जघन्य अपराध है। एक डॉक्टर जो इतने सालों की पढ़ाई करता है, बावजूद उसके वो रेस्ट रूम में जाता है 2 मिनट आराम करने के लिए, ऐसी घटना घट जाती है। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स हैं। देखिए, कहीं से भी इस मतलब जितनी निंदा की जाए कम है। आप लोगों का जो ड्यूटी आवर है, चूंकि आप लोग जूनियर डॉक्टर्स हैं, आप लोग संभालते हैं, आप लोगों को समय भी लगता है, चूंकि ड्यूटी आवर ज्यादा होता है, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि ऐसी जो घटना हुई है उसको कहीं से भी सही ठहराया नहीं जा सकता है। देखिए, हम लोग तो मतलब देश के कैपिटल में रहते हैं, उसके बाद भी हमारा दिक्कत ये है कि रात में जब हम लोगों को आसपास के पेरिफेरल कॉल्स अटेंड करने जाना होता है, रास्ते एकदम ही अंधेरे होते हैं। कल कोलकाता में हुआ है, आज कोलकाता में हुआ है, कल दिल्ली में कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह में हुआ है तो बाकी दूसरे लोग सेफ फील कर सके। ये पूरे देश की समस्या है। डॉक्टर्स जुड़े हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये केवल एक घटना के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से निर्दयता पूर्वक, क्रूएल, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है? तो एज एक मैडम जैसे बोली, ये प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है, ये जनरल एक मतलब एक वुमन का सिक्योरिटी पे भी वो क्वेश्चन उठता है कि एक वुमन जो जब 36-48 घंटा ड्यूटी लगातार करती है, उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए जब आती है, तब इस तरीके से प्लान्ड क्रूअल अटैक जो होता है। आरएमएल में भी ऐसी दिक्कत है, इन लोगों को अभी वर्तमान में दिक्कत फेस करनी पड़ रही है।
आप लोगों को यहाँ क्या दिक्कत है? क्या ड्यूटी आवर ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? कुछ इसके बारे में बताएंगे? नहीं, जो भी डॉक्टर आता है, नो अमाउंट ऑफ कोई भी पैसा वो काफ़ी नहीं है कि आपको 48 आवर्स या 36 आवर्स का ड्यूटी एक साथ करने के लिए। तो जो भी डॉक्टर करता है वो अपने दिल से, लगाव से ड्यूटी करता है। तो ड्यूटी आवर्स से हमारा तो इश्यू नहीं है, बट हम जो मांग रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर ऑन कॉल रूम होना चाहिए जहाँ पे वो रेस्ट कर सकता है, और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जहाँ पे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ाया जाए और बाउंसर्स का फैसिलिटी हो, ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा से। जी हाँ, कई बार अटेंडेंट बहुत आक्रामक होते हैं, बहुत ऑड आवर्स होते हैं, हमने देखा इस तरह की कई घटनाएं देखी हैं। और डॉक्टर जो होता है वो महिला पुरुष से ऊपर उठकर सबसे पहले तो एक डॉक्टर की भूमिका में होता है, और जब जैसी अवेलेबिलिटी होती है वैसे जाना पड़ता है। काम बड़ा रिस्की होता है, और हमने देखा कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां अटेंडेंट जो हैं वो इतने आक्रामक हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। इस पर मैंने कई शोज किए हैं, और उस समय पर कई बार सवाल खड़े होते थे स्वाति जी की डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल कर देते हैं तो इससे आम लोगों की दिक्कत होती है, लेकिन डॉक्टर्स का भी ये कहना होता था कि मजबूरी है, क्या करें, कोई एक मौका तो मिले, कोई एक समय तो मिले जब हम अपनी बात भी कह सके। अभी आरएमएल के डॉक्टर से जब राकेश बात कर रहे हैं तो एक बात समझ में आ रही है कि ये बात इस घटना तक सीमित नहीं है। दर्द है डॉक्टर्स का जो भरा पड़ा है, वो पूरे देश में महसूस कर रहे हैं इसको। ऐसी स्थिति क्यों? हम डॉक्टरी के मामले में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थितियां बनी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हालात ऐसे क्यों हैं अस्पतालों के? प्रवीण जी, ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, और अगर आप जो अभी सभी मसले यहाँ पर और डॉक्टर्स ने भी उठाए, अगर उनको हम संगीनता से तो देखिए अगर आप आज किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहां पे जाके जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके अगर आप रूम्स का मुआयना करेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि ना उनमें प्रॉपर फैसिलिटीज होंगी। कितने सारे डॉक्टर रेजिडेंट्स के रूम्स ऐसे होंगे जिनमें मच्छर होंगे, चूहे कूद रहे होंगे, तरह तरह की परेशानियां उसमें होंगी। तो डॉक्टर्स को प्रॉपर जो है रेस्ट करने के लिए जगह नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, अभी देखिए और डॉक्टर्स ने भी ये बात बोली कि रात को लाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं होता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि रात को शराब पिए हुए होते हैं, शराब में धुत होते हैं, वो इमरजेंसीज वगैरह की तरफ आ जाते हैं, वहां पे आके बवाल क्रिएट करते हैं। कई बार ये लोग एंट्री भी कर जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। कई बार अटेंडेंट्स जो होते हैं मरीजों के, वो भी ऐसे होते हैं जो रात को शराब वगैरह पी लेते हैं। तो जब तक सिक्योरिटी सिस्टम किसी भी अस्पताल का अच्छा नहीं होगा, आप इन सब चीजों को कैसे रोकेंगे? और इसमें कोई शक नहीं है कि इतने बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको कॉल्स पे एक कोने से दूसरे कोने जाना पड़ता है। रात को 3, 4, 5 बजे कितने बजे भी इमरजेंसीज हो सकती हैं, कॉल्स हो सकती हैं, तो डॉक्टर्स को तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होगा। रात को लिफ्ट्स काम नहीं कर रही हैं, सीढ़ियों से आप जा रहे हैं, सीढ़ियों पे लाइट्स नहीं है, वार्ड्स में लाइट नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं जिनको किसी को देखना ही होगा, वरना डॉक्टर्स की जिंदगी डेफिनेटली खतरे में। देखिए, एक डॉक्टर के मन में ये सेवा का भाव रहता है, एक डॉक्टर के मन में ये रहता है कि मैं अभी सीख रहा हूं तो मुझे ये सब चीजें अभी करनी है, तो इसलिए ये सब चीजें नजरअंदाज हो जाती है। जो उसकी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं उसकी तरफ डॉक्टर का भी ध्यान नहीं जाता है। तो ये प्रशासन का कार्य है कि जो आपके कार्यकर्मी है, जो आपके डॉक्टर्स हैं, अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको वो सारी सेवाएं मुहैया करी जाए ताकि वो सेफ फील करें और उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बेहतर हो, तो वो भी बेटर परफॉर्म करेंगे। देखिए, अगर आप ओपीडीज वगैरह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जाएं तो वो पूरी तरह से मरीजों से लदी भी होती है, और आपको 2 डॉक्टर्स अंदर रूम में बैठे हुए दिखेंगे जो कि सुबह से लेकर शाम तक मरीज ही मरीज देख रहे हैं। तो जब तक कि ये हमारे डॉक्टर्स की फोर्स को नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कि सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाया जाएगा, उनकी कंडीशंस को बेहतर नहीं किया जाएगा, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि ये डॉक्टर्स भी मैं इस पर थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा डॉक्टर भट्टी का कमेंट भी, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बेस, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस पे दिशा मिली है एक तरीके से चर्चा की। डॉक्टर भट्टी, आपका भी एक कमेंट चाहूंगा संक्षेप में कि हम एक तरफ तो कई बार देखते हैं कि विदेशों की जब बात होती है तो हम देखते हैं वहां सरकारी अस्पताल जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं, इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी भी अच्छी, डॉक्टर्स के लिहाज से भारत जो है वो बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे यहाँ होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कमी में कहाँ परेशानी आती है? जब सब स्वास्थ्य करते हैं तो फिर चुनौतियां कहाँ आपको आती है? आपने भी पहले मांग उठाई होगी, कहाँ रुक जाता है मामला? सारी की सारी जो प्रायोरिटी सिर्फ आंकड़े ठीक करने की है। और आंकड़े किससे ठीक होते हैं? डॉक्टर पेशेंट रेशो। उससे क्या करना पड़ेगा? बेड्स बढ़ा दो, हॉस्पिटल्स बढ़ा दो,
लेकिन जहां पे बात आती है कि भाई डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल बना दो, डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, मेस बना दो, तो ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये किसी आंकड़े में आती नहीं, किसी स्टैटिस्टिक्स में। आज तक कब WHO ने पूछा है कि भाई आपके डॉक्टर्स के पास कितने डॉक्टर इज टू हॉस्टल रेशियो, किसने पूछी है? आज तक कोई पूछता नहीं। जहां पे पूछा नहीं जाता, जो पैरामीटर पूछा नहीं जाता, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। जो पैरामीटर्स पे बात होती है उसी के ऊपर भी सरकारें काम करती हैं। हमें तो इनफैक्ट यहां तक भी बोला गया कि अगर हॉस्टल बनवाने हैं तो हॉस्पिटल के अंदर बताया गया कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कुछ कमर्शियल प्लेस बनाएंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे आपके हॉस्टल बन पाएंगे, नहीं तो हॉस्टल नहीं बन पाएंगे। और एम्स के अंदर, मेरे साथ खुद के अंदर, जब मैं एम्स में अपना रेजिडेंसी करता था, हमें गौतम नगर में पास में ही एक एरिया, उसमें रहना पड़ता है। रात में 12 बजे 1 बजे बीइंग अ मेल डॉक्टर होते हुए भी मेरे एक बार लूट चुका हूं मैं छीन चुके हैं पैसे मेरे वहां से। तो हमारे साथ ऐसा हो जाता, तो फीमेल डॉक्टर 12-1 बजे रात में जब बाहर जाती होगी तो उसको कितना ज्यादा उसको परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। ये हम लोग बस बात सिर्फ इतनी सी है, वो मैंने पहले भी एक बार एक बात सुनी थी कि बाहर की कोई कार की कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हम एयरबैग्स नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो हम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे देंगे। तो उसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ था कि आप हर कार में एयरबैग लगाइए। वो कहते थे कि हर कार में एयरबैग लगाना कॉस्टली है, अगर कहीं एक्सीडेंट होगा तो पैसे दे देंगे। वही हमारे साथ हो रहा है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग डेवलप नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो वहां मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे, मिनिस्टर भी पहुंच जाएंगे, वहां सब पहुंच जाएंगे, वहां पे बहुत कुछ करेंगे, वहां पे उनको पैसा भी दे देंगे, उनके लिए हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन जो हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, जो हर कोई रोज एटलीस्ट अगर कुछ बुरा नहीं हो रहा तो कम से कम जो रोज का डर है, जो रोज के खौफ में डॉक्टर्स जी रहे हैं, उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन कोई सरकार इसकी सुनवाई नहीं करती। ये देखिए, ये वाला जो मसला है ना, ये बहुत मल्टीपल एंगल से चल रहा है, क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि एक तो पहले तो बलात्कार की, हत्या की घटना है, उसमें पुलिसिया कार्रवाई को लेकर और जो राजनीति होती है उसको लेकर एक अलग एंगल बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि एक डॉक्टर की हत्या, डॉक्टर ऐसे जो ऑड आवर्स में काम करते हैं, समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ ऐसा होता है तो ये और ज्यादा गंभीर घटना है। एक ऐसी बच्ची जो मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जाती है, उसके माता पिता के बड़े सपने होते हैं, वो सपने चकनाचूर होते हैं और माता पिता के मन में एक डर भी बैठता है कि बच्चों को इतनी मेहनत से वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं और किसी के साथ ऐसा ना हो जाए। राकेश, आपके पास ही आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अभी जो बातचीत हो रही थी इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये निकल कर आया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात है, सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। डॉक्टर भट्टी ने अपना निजी अनुभव बताया कि किस तरह की चुनौती उनको एम्स के अपने कार्यकाल के दौरान आती थी। यहाँ पर इन लोगों को किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, इसके लिए क्या क्या मांग किस स्तर पर इन्होंने उठाई है अभी तक? देखिए प्रवीण, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बहुत छोटा नहीं होता है। डॉक्टर्स को एक कोने से दूसरे कोने जाने में 2 से 4 मिनट लगता ही है। उस समय अगर कुछ घटना हो जाए तो आखिरकार सिक्योरिटी के नाम पे क्या है? डॉक्टर्स जुड़े हैं मेरे साथ, रात में काम करना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग काम करना पड़ता है, 3 बजे काम करना पड़ता है। आखिर जो प्रोटेक्शन की आप लोग मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से लागू नहीं है, तो आखिरकार आप लोग चाहते क्या हैं? बेसिकली आप लोगों की जो मेन डिमांड है वो है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दुर्घटना वाली जो बात है, तो मेन डिमांड हमारा तो यही होगा कि उसके लिए जस्टिस, जो क्रिमिनल्स है वो पकड़े जाए और जो हायर अथॉरिटीज है जो ये इतना सिक्योरिटी एक्सेस के रिस्पॉन्सिबल है उनको पकड़ा जाए। सुरक्षा को लेकर के डॉक्टर्स, केवल एक डॉक्टर्स वो हुआ है वो निंदनीय है, उसे क्रूअल कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। सुरक्षा के लिए हमारी मांगे यही होगा कि रेसिडेंट डॉक्टर के लिए एटलीस्ट एक अलग ऑन कॉल रूम जहाँ पे वो रेस्ट कर सकते सिक्योरली, और हर वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशली इमरजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स का डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये डॉक्टर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा, और सेफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो डॉक्टर मतलब अपने फ्री माइंड से ट्रीटमेंट कर सकता है, जो पेशेंट के लिए भी फायदा। आपका क्या कहना है? सेम ही है, मतलब इन हॉस्पिटल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। चलो ये सिक्योरिटी मतलब बाहर हम नहीं समझते हैं, बट इन हॉस्पिटल तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक सेपरेट DDR होना चाहिए, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होना चाहिए, गार्ड्स होने चाहिए जो अभी भी कम है, मतलब बाउंसर्स होने चाहिए। इवन मतलब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ड्यूटी आवर्स आप लोग क्या होते हैं? ड्यूटी आवर्स डिपेंड करता है, पर 36 से 48 आवर्स तक चलता है।
ड्यूटी आवर्स का अभी तो वो एक अलग बात है। अभी जो इश्यू है मेन, हम जब ड्यूटी करते हैं, ऑन कॉल रहते हैं, तो उस टाइम पे हमें जो प्रोटेक्शन मिनिमम बेसिक है वो तो कि हमें बाहर से जब यहाँ से वहाँ तक एक वार्ड की डिफरेंस है, कितना दूर है, वहाँ भी प्रोटेक्टेड नहीं हुआ है तो फिर क्या फायदा है वो। जी बिल्कुल। देखिए, सवाल है सुरक्षा का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए, चूंकि हॉस्पिटल्स छोटे नहीं होते हैं, 2 से 4-5 मिनट और घटना होने में महज सेकंड लगता है। जो अपराधी होता है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राकेश साहब, ये क्या ही मांग है। मतलब ये कितनी जेन्युइन बात है कि यहाँ पर आपके बैठने उठने के लिए एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, सुरक्षा के माकूल इंतजामात होने चाहिए, खासतौर पर एक ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक का फुटबॉल, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। सरकारी अस्पताल का मतलब है दुनिया जहान का कोई भी आदमी वहाँ पर पहुँच रहा है किसी भी अवस्था में। डॉक्टर स्वाति बता भी रही थी, उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे भी। तो ऐसी जगह पर तो सुरक्षा, और खासतौर पर ये डॉक्टर्स हम देख रहे हैं, ये वो यंग बच्चे हैं जो पढ़कर निकले हैं और अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने शुरुआती दौर में। इनके कंधों पर कितना भार होता है। एक पत्रकार के नाते आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, जब हम सरकारी अस्पतालों पर कोई भी रिपोर्ट करते हैं या जाते हैं तो हम देखते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कितना भार होता है। डॉक्टर स्वाति, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है रेजिडेंट डॉक्टर्स पर, और ये भविष्य होते हैं। हम देखते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था का आने वाले समय में सभी आप लोगों ने, सीनियर डॉक्टर्स ने भी इसी तरह से शुरुआत की होगी, लेकिन ये इतनी जेन्युइन सी मांगों पर कुछ हो नहीं रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपका थोड़ा करियर लंबा है तो आपने पहले भी इस तरह की मांगों को देखा होगा, खासतौर पर स्पेसिफिकली जब डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर बात उठी। ये अटकता कहाँ है मामला? कौन सी इच्छा शक्ति की कमी है? कोई सरकार नहीं चाहेगी कि डॉक्टर्स के साथ में ऐसा कुछ हो। जैसा आप सोच रहे हैं प्रवीण जी, इतने साल बाद मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये होता क्यों नहीं है, क्योंकि सच में ये इतनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो अगर हम दूसरे प्रोफेशंस को देखें जहां नाइट शिफ्ट्स वगैरह होती हैं, जहां ड्यूटीज होती हैं, अगर आप वहां देखें तो जितना भी स्टाफ होगा वो सब ज्यादातर एक क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस में होता है, सारा जग रहा होता है, सारा अपना काम कर रहा होता है। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो ज्यादातर जगते हुए होते हैं, सजग लोग आपको अपने चारों तरफ मिलते हैं। लेकिन जब आप अस्पताल की बात करते हैं तो मरीज सो रहा होता है, उसके अटेंडेंट सारे दिन थक कर सो गए होते हैं। केवल अगर अब आप देखें तो हमारे जो डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स और कुछ नर्सेज हैं वही उस वक्त जग रहे होते हैं सारी रात। और ऐसी स्थिति में बाहर से इमरजेंसी के लोग आ रहे होते हैं, उनके अटेंडेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये जो एक नजारा अस्पताल का है, अगर कोई भी जना रात में अगर आप रिपोर्टर भी भेजेंगे तो एक सन्नाटे वाला, एक इस तरह की आपको अस्पताल की इमेज सामने आएगी जहां रात में बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, धुंध है, डॉक्टर स्वाति आपको रोककर मैं जरा डॉक्टर नरेश चावला का भी स्वागत करना चाहूंगा पैनल पर। इतने सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आप सभी सुनना चाहेंगे। वो बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पर रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं वो IMA के। तो हम इस मुद्दे को थोड़ा, जो मैं आपसे पूछ रहा था ना, वही सवाल लेना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं डॉक्टर चावला, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी जो है कई मांगों को उठा रहे हैं, और बड़ी जेन्युइन सी है कि बैठने के लिए अलग से जगह हो, सुरक्षा के इंतजामात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और उनकी सुरक्षा में खामियां हैं, इसीलिए तो वो अभी भी यहां पर मांग उठा रहे हैं। बात सिर्फ कोलकाता की घटना तक सीमित नहीं रही, अब ये बच्चे अपने डर को भी सामने रख रहे हैं। रुकता कहां है मामला? देखिए प्रवीण, सच्चाई ये है कि डॉक्टर्स ग्लोबल प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो अपना काम चुपचाप लगन से करते रहते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं। ये तो एक निर्भया 2 कहा जाएगा इसको, जो इसके डॉक्टर बच्ची के साथ हुआ है। लेकिन असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स, ध्यान से देखिएगा तो ये कोई नई घटना नहीं है। असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स इन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, बड़े अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल, हर जगह होते रहते हैं। वो एक जो सेंट्रल एक्ट की मांग की गई है कि एक ऐसा एक एक्ट बन जाए जिसमें प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट्स अगेंस्ट डॉक्टर्स इन वर्क प्लेसेस एंड देयर एस्टैब्लिशमेंट्स, ये कितने समय से मांग है वो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। ये मांग बहुत ऊपर तक पहुंची हुई है, होम मिनिस्टर तक, हेल्थ मिनिस्टर तक, PM तक, उसको कोई तवज्जो दी ही नहीं जाती। एज इफ कि हमारी सिक्योरिटी तो काउंट ही नहीं करती। जो ये घटना हुई है इस बच्ची का कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में, ये तो एक फ्रैंक क्राइम है, क्राइम। एवरी मेंबर ऑफ IMA, एवरी डॉक्टर, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, अस्पताल में हो, क्लिनिक में हो, नर्सिंग होम में, ही इज सो एंग्विश्ड कि हो क्या रहा है,
क्या हमने ही सारी अच्छाई का ठेका ले रखा है? क्या हमने ही नोबल प्रोफेशन का ठेका ले रखा है? क्या हमने ही अपनी जान गंवा के मरीजों की देखभाल करनी है? बाकी किसी हिंदुस्तान की या सरकार का या केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का किसी का कोई रोल नहीं है। तो मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से आई वॉन्ट टू लॉन्च माई स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट कि न केवल इस मुजरिम को ढूंढा जाए, याद रखिएगा इवन निर्भया जो बहुत आज से कई साल पहले कांड हुआ था, उसके दोषियों को लटकाने में 6 या 7 साल लग गए थे। क्यों? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मैं कहता हूं ना केवल इसके मुजरिम ढूंढे जाएं, वर्क प्लेसेस पे प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और वर्क कंडीशंस। एक और चीज भी ऐड कर दूं, जो कि आप रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात कर रहे हो, रेजिडेंट्स तो अस्पताल का खांचा होता है, ढांचा होता है, उसी पे सीनियर डॉक्टर अस्पताल नहीं चलाते। इट इज द रेजिडेंट्स हु आर द बैकबोन ऑफ होल वर्किंग। तो उनको पूरी प्रोटेक्शन मिले, वो बेझिझक काम करें। पहले डॉक्टर बनना नहीं चाहता, इतनी मुश्किल से बन के आता है तो उसको डर के काम करना पड़ता है। तो प्रवीण, ये मांग में ऑल अक्रॉस आई वांट टू पुट इट एंड वेरी एम्फेटिकली कि सरकार अगर सुन रही है तो जरूर सुने। ये सेंट्रल एक्ट कई बार बनते बनते रोका गया है। क्यों? दैट मीन्स या तो हम अपनी मांग कह नहीं पाते, या वकीलों की तरह हम चाहें तो पूरे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बंद कर दें। वो हम नहीं करते। ये हमारी अच्छाई भी है, ये हमारी कमजोरी भी है। हमारी कमजोरी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, उसको हमारी ताकत समझा जाए। आज तक हम क्या करते हैं, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज बंद करते हैं। हम भी अगर टोटल अस्पताल बंद कर दें तो सोच के देखो देश का क्या होगा। बिल्कुल, तो ये तो एक बहुत चिंताजनक स्थिति बन जाती है। इसीलिए तो कई बार इस पर बात होती है, लेकिन डॉक्टर्स को भी तो कभी बात उठानी पड़ेगी, वो भी तो अपनी बात को कहेंगे। और डॉक्टर चावला, मैं थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये माना ही जा रहा है कि जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन अब इस मामले में जांच पड़ताल बहुत तेजी से होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक ये मामला होना चाहिए। ये मांग है सीबीआई की मांग, जहां तक है सीबीआई जांच की मांग है। उसमें ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि रविवार तक इस मामले को क्लोज करे, पुलिस नहीं कर पाती तो सीबीआई को मामला सौंप देंगे। इस सब के बीच में रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक मांग ये भी है कि सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। तो ये मामला इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मामला सिर्फ इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने तक अब सीमित नहीं लगता है। ये पूरे ओवरऑल जो डॉक्टर्स फेटर्निटी है, खासतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो किस तरीके से बैकबोन होते हैं, ये डॉक्टर चावला ने भी बताया, उनकी सुरक्षा के जो पुराने मुद्दे उठ रहे हैं, सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट की बात हो रही है, वहां तक गए हैं। डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर भट्टी के पास जाता हूँ। देखिए प्रवीण जी, ये सिंपली इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि अगर आप याद करें कोरोना के वक्त में जिस तरह से डॉक्टर्स के ऊपर प्रभार हो रहा था, उस वक्त ये एपिडेमिक ऑर्डिनेंस एक्ट लाया गया था। उस वक्त इस चीज को किया गया था कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, और उसको आगे रखते हुए इस तरह से नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया। एक हैवी ड्यूटी उस पर लगाई गई कि इतना आपको जो है पे करना पड़ेगा। साथ ही जो है आपको ये भी बोला गया कि 5 से 7 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये संभव है, केवल कोशिश हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और जो हमारे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारी पूरी प्रणाली है, उनको करने की जरूरत है कि किस तरह से हम ये एक्ट ला सकते हैं। क्योंकि अगर कोरोना के वक्त में ये किया जा सकता है तो ये आगे भविष्य में भी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए डेफिनेटली किया जा सकता है। ये बड़े आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखा है डॉक्टर भट्टी। क्योंकि आप रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, तो निश्चित तौर पर ऐसी मांगे कई बार स्थानीय स्तर पर या एम्स के डॉक्टर्स को लेकर उठती रही होंगी। आज भी वही हालात बने रहने का क्या आपको लगता है? इच्छा शक्ति का अभाव एक तो बात आई जो डॉक्टर माहेश्वरी कह रही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या इसको लेकर सचमुच इतनी फंडिंग लगना है, इसको लेकर इतनी चिंता है, या ये उतना महत्व का नहीं लगता है, इसको बेजा की मांग माना जाता है उन एजेंसीज की तरफ से जो कुछ कर सकते हैं इसमें? जी, पहली बात तो किसी के पास भी इसकी क्लियरिटी नहीं है। जैसे दिल्ली का अगर मैं कह लूं तो हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन उसके बारे में पुलिस तक को नहीं पता है। अगर आप पुलिस को जाके बोलो भी कि इस तरह से मेरे ऊपर वायलेंस हुई है और इस एक्ट के तहत आप गिरफ्तारी कीजिए, वो कहता है ये कौन सा एक्ट है, मैंने तो पहली बार सुना है। पुलिस वालों तक को इसके बारे में पता नहीं है। फिर इसी तरह के स्टेट लेवल पे, क्योंकि हेल्थ जो है एक स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट लेवल पे ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में इसके एक्ट हैं। लेकिन हमारा ये कहना था कि भाई इसको सेंट्रल एक्ट बनाया जाए। सेंट्रल एक्ट बनने से एक तो फायदा ये होता है कि एक ब्रॉडर अवेयरनेस आती है, पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से काम करती है और लोग भी फिर ज्यादा सजग हो जाते हैं, इस तरह के क्राइम्स होते नहीं है। लेकिन सेंट्रल एक्ट के लिए
हमारे होम मिनिस्टर तक बात चली गई थी, लेकिन होम मिनिस्टर साहब खुद उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा है कि हम डॉक्टर्स को बाकी प्रोफेशनल से अलग करके कोई अलग से कानून नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर आज मांग रहा है तो कल को कोई और भी मांगेगा। अब इसमें भी संवेदना की कमी है, समझ की कमी है, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि जिस रिस्की एनवायरनमेंट में, जिस इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर काम कर रहा है, बाकी प्रोफेशनल्स वैसे काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको उस चीज को भी समझने की जरूरत है, लेकिन वो भी समझ नहीं है। तो अभी अगर आप ये देख लिए कि पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे, पुलिस के लेवल पे ना तो एक्ट की जानकारी है, ना इमरजेंसी सिचुएशन की समझ है। और यहाँ पे मैं सॉरी कहते हुए, डॉक्टर नरेश यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ मैं आईएमए और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं कमी इनकी भी मानता हूं कि ये लोग उस तरीके से अपनी बात को वहां तक पहुंचा नहीं पाए, या जो हम बात कहते हैं कि हमें स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें इस मुद्दे को बड़े लेवल पे उठाना चाहिए, उस तरह से। ठीक है, आप नहीं भी कहते डॉक्टर भट्टी तो भी मैं डॉक्टर चावला के पास जाता, क्योंकि इतने सीनियर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पर रहे। तो मेरा अगला सवाल था भी ये कि आईएमए किस तरीके का रोल निभाता है, और आपने निश्चित तौर पर बात रखी होगी, अटक कहां जाती है? देखिए प्रवीण, डॉक्टर भट्टी की ऑब्जेक्शन गलत नहीं है। ये नहीं कि आईएमए ने अच्छे से रखा नहीं है। आईएमए इज ए मोनोलिथ जो कि ऑलमोस्ट मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के ऑलमोस्ट 4 लाख डॉक्टर्स का प्रतिनिधि है। और ये मांग कई बार ऊपर तक पहुंचाई गई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसी बात पे आता है, क्या पूरा स्ट्राइक ऐसी कर दी जाए कि डॉक्टर ही ना रहे। सिर्फ इसी बात का डिफरेंस है। शेल आईएमए आस्क इट्स मेंबर्स टू क्लोज ऑल सर्विसेज, नॉट इवन इमरजेंसी, शट डाउन। ये मांग है, ये मांग हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में, बैक ऑफ द माइंड पे एक डॉक्टर रहता है जो कहता है नहीं यार, मुझे दूसरे की मदद करनी चाहिए। बस इसी चीज का जो हमारा शासन है, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो फायदा उठा रही हैं। दे टेक अस एज सॉफ्ट टारगेट्स, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वकालत के वकीलों की स्ट्राइक होती है तो 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है। यू आर राइट, मैं डॉक्टर भट्टी से भी सहमत हूं। आपका भी ये पॉइंट है, आईएमए इतना सख्ती क्यों नहीं करता, शायद करनी पड़ेगी। वो दिन आने वाला है, अगर ऐसी बर्बरता हम पे होती रही, ऐसी वर्क कंडीशन पे हम पे असॉल्ट्स होते रहे, हमारे डॉक्टरी ना कर पाए, अच्छी तरीके से काम ना कर पाए, हमें अपनी डॉक्टरी डिफेंसिव करनी पड़ गई। जब यही बात होगी ना, रात को किसी क्लिनिक में पेशेंट जाएगा, डॉक्टर कहेगा भैया मैं तो दरवाजा नहीं खोलता, मुझे डर लगता है। नर्सिंग होम में भी होगा, हॉस्पिटल में भी होगा, मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर भट्टी ने जो पॉइंट उठाया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैंने भी कहा ये बातचीत में, मैं मानता हूं क्योंकि देखा भी है हमने कि कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं। डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो अन्य प्रोफेशनल्स के मुकाबले बहुत डिफरेंट हैं। वहां फुटफॉल अलग किस्म का है, कौन आ रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इलाज करना प्राथमिकता है। डॉक्टर भट्टी कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपका संक्षिप्त में आप कुछ बात जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं बस इतना सा कहना चाह रहा था कि जो स्ट्राइक करना है, मैं चावला सर की बात से ही आगे बढ़ा रहा हूं उसको। स्ट्राइक करना तो एंड पॉइंट है, मतलब वो तो सबसे आखिरी की बात है, जब कोई नहीं सुन रहा तो उस पे जाएं। लेकिन उसके अलावा 42 डॉक्टर्स हैं जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसमें से 23 तो आईएमए के मेंबर्स हैं। इतने बड़े लेवल पे मेंबर पार्लियामेंट जो आईएमए के मेंबर्स हैं, आईएमए उनके थ्रू क्यों नहीं इस बात को बार बार उठवाता, क्यों नहीं पॉलिसी बनवाता? उनके पीछे पड़ना पड़ेगा सर। ये अपने को ये चीज जो है ये लग के करनी पड़ेगी। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि 1-2 दिन तक काम नहीं है, उनके पीछे पड़ेंगे। इतने सारे मेंबर पार्लियामेंट से डॉक्टर्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है पैनल, अब मैं किसी ब्रेक पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे ये बात करूंगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और आईएमए दोनों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे, वो जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं कि लैग कहां होता है। डॉक्टर चावला, आपका जवाब? डॉक्टर भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा। 43 एमपीज हैं, कुछ मेंबर्स आईएमए के भी हैं। कहने का मतलब ही इज राइट इन सेइंग वी हैव टू एक्ट लाइक ए प्रेशर लॉबी। और लॉबी तभी काम करती है जब हम नेगेटिव पे आ जाते हैं, बंद कर दो। हमारा डिफरेंस एक ही है, शैल वी क्लोज डाउन और शट डाउन ऑल मेडिकल सर्विसेज एंड लेट द पीपल सफर? ये मांग मनवाने का तरीका अच्छा है या बातचीत से बात बनाने का तरीका है? हम बातचीत को अच्छे से कोशिश करते आए हैं, बातचीत अभी तक असफल रही है। ये जो कानून है, ये जो हम मांग रहे हैं, इसको मांगते हुए 2-4 दिन या 2-4 साल नहीं हुए, इट इज मोर देन डेकेड्स। कुछ स्टेट्स में कानून बना भी हुआ है, उसका चलन नहीं है,
चलता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, पुलिस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, सब कुछ छोड़ दिया जाता है आईएमए के ऊपर। जैसे डॉक्टर को अपनी हिफाजत करना अपने लिए जरूरी है, डॉक्टर की हिफाजत करना डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वो एक समाज की जिम्मेदारी भी है, स्टेट की जिम्मेदारी भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी है, उस सबको ये मानना पड़ेगा। आज की तारीख में क्या होता है, डॉक्टर ने कुछ केस किया, अच्छा नहीं हुआ, चलो डॉक्टर की पिटाई कर दो, उसका अस्पताल तोड़ दो, उसका नर्सिंग होम तोड़ दो। ऐसा नहीं चलेगा। सभ्य समाज में जब हिंदुस्तान एक मेडिकल सुपर पावर बनने की चेष्टा करता है, तो हमारे डॉक्टर्स को अच्छी सर्विसेज के लिए हमें हमेशा, इट हैज नॉट टू बी अ वेलफेयर स्टेट, डॉक्टर की इज्जत होनी चाहिए। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर जो है वो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाता है। बातचीत से प्रयास किया गया अभी तक। मेरे सहयोगी राकेश हैं, राकेश जो हैं वो एक बहुत सीनियर पत्रकार भी हैं। राकेश इस तरह के कई मामलों को देखते रहे हैं, बहुत सालों की उनकी पत्रकारिता रही है, तो मैं राकेश को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अभी डॉक्टर्स से तो उन्होंने बात की। राकेश, आपका एक ओपिनियन मैं संक्षेप में चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि सभी सीनियर डॉक्टर्स ने अपनी अपनी बात रखी। एक पत्रकार के तौर पर जब आप कवरेज करते रहे, तो आपको क्या एहसास हुआ डॉक्टर्स की सुरक्षा, उसको लेकर प्रशासन की कितनी गंभीरता है और कहां पर लैक आता है, गैप कहां पर क्रिएट होता है? प्रवीण, देखिए विडंबना देखिए कि जैसा डॉक्टर्स ने बताया, जो हमारे पैनल में है भारत एक्सप्रेस पर, कि 35 से ज्यादा डॉक्टर जो है वो एमपी हैं, और जो सेंट्रल एक्ट की बार बार बात आ रही है वो अभी तक बना ही नहीं, लागू होने की तो दूर की बात है। लेकिन डॉक्टर्स की मजबूरी ये है कि वो सेवा धर्म का एक जो तरीका होता है, वो ये कसम खाते हैं कि हम सेवा करेंगे, मरीजों की सेवा करेंगे, लेकिन वो अकेले होते हैं। रात को वो जाते हैं, उनके साथ कौन होता है? कोई घटना हो जाए, घटना हुई, आप देख लीजिए, और होता क्या है कि एक घटना होती है, जांच होती है, इसके बाद सब कुछ रफा दफा हो जाता है, लोग भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन सवाल ये उठता है, जो मैंने यहां पे देखा, कि जो डॉक्टर्स की मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे बड़ी बात है, और उनके साथ जो है जो सुरक्षा की बात है, आखिर उनके लिए आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए क्यों नहीं कमरे, क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? वो अस्पताल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पे जो भी गार्ड हैं उनके साथ क्यों नहीं जाते हैं? सवाल ये उठता है। सबसे ज्यादा ड्यूटी रेजिडेंट्स डॉक्टर करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो सवाल यही उठता है कि डॉक्टर्स की रखवाली के लिए आखिरकार जो सरकार है, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट होता है, बार बार सेंट्रल एक्ट की मांग की जा रही है, तो आखिरकार सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये राज्य सरकारों का एक कई सारे सीधे जो मांगे उठ रही हैं अभी छात्रों की, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ केंद्र की इच्छा शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फटाफट कमेंट। डॉक्टर स्वाति, क्या होना चाहिए संक्षेप में? अब मैं चाहूंगा कि आप तीनों के कमेंट आए। क्या होना चाहिए, क्या इमीडिएट एक्शंस क्या होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो इस वक्त डॉक्टर्स की मांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि देखिए रेजिडेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे ही हैं, एक तरह से इमेच्योर बच्चे भी होते हैं, उनकी उम्र ही कितनी है अभी। तो इन लोगों के एक प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली जो है सारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सबको सरकार की तरफ से हिदायत देनी चाहिए कि किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, ताकि वो इंतजाम किए जाए। और दूसरा, देखिए ये जो वाक्य होते हैं ये अंडर द कारपेट नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हम अक्सर यही देखते हैं, चाहे आप निर्भया की बात करें, चाहे आप किसी और की बात करें, चाहे वुमेन सेफ्टी की बात करें हम, चाहे हम कोर्ट्स के एक्सपीडाइटेड रिजल्ट्स की बात करें, ये सभी चीजें जो है एक पीछे बैक बर्नर पर चली जाती है। कुछ दिन के लिए जो है शोर होता है और उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इन चीजों पर जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक कि इस तरह के कदम सरकार नहीं उठाएगी, एग्जाम्पल सेट नहीं करेगी, हम फिर कुछ दिनों बाद इमीडिएट एक्शंस होने चाहिए इस पूरे मामले में। डॉक्टर भट्टी, इस पूरे मामले में जो कोलकाता की घटना है उसमें कार्रवाई की तो बात है ही, सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है, जल्द से जल्द दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मांगे उठ रही है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा मूवमेंट भी खड़ा हुआ है इस घटना के बाद में, जब डॉक्टर्स अपनी मांगे रख रहे हैं। एक्शनेबल और फिजिबल कौन सी बातें लगती हैं जो इमीडिएट हो सकती हैं? इमीडिएट में देखिए, जैसा कि WHO ने हमेशा से हाईलाइट किया है कि चाहे आप कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, आप 500 एम्स बना लीजिए, हजारों मेडिकल कॉलेजेस बना लीजिए, लेकिन जब तक आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्वस्थ नहीं है तब तक आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर सेंट्रिक आपको जो है अप्रोच रखनी पड़ेगी, तो ही आप कोई अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपकी अप्रोच सिर्फ ब्रिक्स एंड सीमेंट की है,
तो फिर आप अच्छी उसको हेल्थ केयर सर्विसेज को नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए पहली बात तो ये कि डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स अच्छे से फिक्स होने चाहिए, डॉक्टर्स का नंबर इंक्रीज करें, उसके साथ साथ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके ड्यूटी रूम्स का सेटअप, इस तरह की चीजों को किया जाए। और एक और ज्यादा मतलब इस तरह से जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा तो ही हम लोग ये मान सकते ठीक हैं। है, हालांकि आपने एक चैलेंज भी बताया था कि ये मांग कई बार उठा चुके हैं, कहा गया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उससे जो अर्निंग होगी अगर होती है तो उसके बाद ही बनाए, इस तरह का सुझाव भी आपको दे दिया गया। तो ये चैलेंज है डॉक्टर चावला, क्योंकि आप जैसा कि डॉक्टर भट्टी ने मांग भी उठाई, सीधा इशारा किया था, इसलिए मैं अंत में आपके पास आ रहा हूँ कि फिजिबल शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना, सुरक्षा दिलवाना, ये तो बहुत इमीडिएट एक्शनेबल चीज़ें हैं, इनको तो अभी किया जा सकता है। और क्या इसमें बजट की दिक्कत आती है, क्या इच्छा शक्ति की दिक्कत आती है, या आईएमए की तरफ से भी क्या इसको अब आपको लगता है कि पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए कि भाई ये तो जेन्युइन मांगे हैं, इनको तो इमीडिएट पूरा करो? परवीन, काफी बातें खुल चुकी हैं, कुछ खुलने की और जरूरत है। क्या हम नहीं जानते कि हमारा हेल्थ जीडीपी बहुत कम है, फंड्स की अस्पतालों में अक्सर कमी रहती है, सरकारी अस्पतालों में अक्सर पैसे की कमी रहती है, दवाओं की कमी रहती है, डॉक्टर्स की कमी रहती है। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो नो डाउट महंगे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर इमीडिएट कुछ एकदम सिस्टमेटिक हेल्प हो सकती है तो एक सेंट्रल एक्ट जो ना केवल बनाया जाए, उसको लागू सख्ती किया जाए, उसकी अच्छी इंफॉर्मेशन जनता को दी जाए, अच्छी इंफॉर्मेशन सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, सबको पता होना चाहिए। देखिए ये इट इज वेरी वेरी इनह्यूमेन। एक डॉक्टर को अगर सुबह शाम डर लगता रहेगा कि मुझ पे अटैक हो जाएगा, मुझ पे असॉल्ट हो जाएगा, वो क्या काम करेगा? तो ही हैज टू बी प्रोवाइडेड ए रेस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड, न केवल एक माहौल बट वर्किंग कंडीशंस। रेजिडेंट डॉक्टर्स की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, कब उनसे ज्यादा घंटे काम करवाया जाता है, कब उनको अच्छी बैठने की जगह नहीं है, खाने की जगह अच्छी नहीं है, और प्लस जो सिक्योरिटी है वो तो एब्सोल्यूट, जो विमेन डॉक्टर्स की सिक्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। क्योंकि जो एक घटना 4 दिन पहले हुई है, इसने तो हर डॉक्टर को झंझोड़ के रख दिया है। एक पीजी को ऐसे मार दिया गया, क्या पीजी गधा घोड़ा है? ऐसे हो सकता है? तो मैं इतना ही कहूंगा, एक सेंट्रल एक्ट न केवल बनाया जाए, उसको पॉपुलराइज किया जाए, सबको पता हो। तो मैं समझता हूं ऑन प्रायोरिटी बेसिस हमारे प्रधानमंत्री इस बातों को समझते हैं, अगर वो चाहेंगे तो ये काम जल्दी हो भी सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चावला आपका इस पूरी बात को रखने के लिए। डॉक्टर स्वाति आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर भट्टी आपका धन्यवाद, राकेश आपका विशेष धन्यवाद क्योंकि आप लगातार बने रहे, सुनते भी रहे, आपने डॉक्टर से बात भी कराई। सभी मेहमानों का धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसमें बात निकल कर आई कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर ध्यान दें। ये एक घटना थी, कैटेलिस्ट का काम करिए। पूरे देश में अब डॉक्टर्स यही मांग उठा रहे हैं। 5 की पड़ताल में इतना ही। खबरें जारी हैं।